सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 5 प्रवेश का अंतिम सवाल 20 जो है वो उसका अध्ययन करेंगे। बराबर। आंसर 20 क्वेश्चन 20 में देखते हैं क्या लिखा है। मीत, जीत और नील 3, 2, 1 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार। इतना पढ़ते हैं हम। साझेदार लिखे आवश्यक गणना में मीत, झील और नील। तो उनका पुराना भाग दिया है बुक में 3, 2, 1। तो लिखा मैंने 3, 2, 1 टोटल 6 हो जाए 3/6 2/6 1/6। आगे 31/3/2017 के दिन की पेढ़ी की बाकी तलपन निम्नानुसार थी। फर्स्ट में मीत साझेदार का समाज में टिक नहीं करेंगे, खाते का समाज में नहीं टिक करेंगे। विनियोग है तो विनियोग में टिक करेंगे और विनियोग अनामत में भी। कारीगर मुआवजा है तो कारीगर मुआवजा अनामत में टिक करेंगे। यंत्र और मकान है तो यंत्र और मकान में टिक करेंगे। हे साझेदार समाज में नहीं टिक करेंगे। आवश्यक असर रोकड़ खाते। अच्छा, ऊपर विवरण पर से आवश्यक खाता तैयार करके प्रवेश के बाद के पक्के तौर पर तैयार कीजिए। आवश्यक खाता में पुनः मूल्यांकन खाता। यहाँ 3 साझेदार है, मीत, झील और नील। जबकि प्रवेश किसका हो रहा है? हीर का। माने 4 साझेदार हुए तो चारों के नाम लिखेंगे मीत, झील, नील और हेत। बराबर। 4 पूंजी खाता उधार, पूंजी खाता जमा, ये रोकड़ खाता पक्की तलपट। बराबर। चलो सबसे पहला कार्य हमारे पुरानी एंट्रियाँ रखना। सबसे फर्स्ट हो मकान। ठीक है, इनर कॉलम में लिखेंगे मकान। ठीक है, तो इनर कॉलम में 1 लाख। यंत्र 80,000। इनर कॉलम में लिखा यंत्र 80,000। विनियोग 60,000। तो इनर कॉलम में लिखा विनियोग 60,000। देनदार संपत्ति लेना में लिखेंगे इनर कुछ समाज नहीं है तो बाहर लिखेंगे देनदार 40,000। आउटर में लिखेंगे 40,000। स्टॉक समाज नहीं, आउटर में लिखेंगे 64,000। स्टॉक समाज नहीं, संपत्ति लेना में 64,000। रोकड़ खाते में जाएगी, शेष आगे लाए 26,000। इस प्रकार में संपत्ति लेना की एंट्रियाँ रख दी। पूंजी दायित्व में तीनों की पूंजी जाएगी पूंजी खाते के जमा पक्ष में। लिखेंगे शेष आगे लाए। कितनी है? 1,75,000 और 50,000। 1,75,000 50,000 हित में डैश। आगे सामान्य अनामत 12,000 जो है वो साझेदार को पूंजी खाते जमा में बांटेंगे। कौन से अनुपात में? 3, 2, 1 में। तो इस 12,000 को बांट दो। जमा पक्ष में पूंजी खाते के सामान्य अनामत 3, 2, 1 में 12,000 को बांटे तो 6,000, 4,000 और 2,000 आएंगे। तीनों को पुराने भाग में बांटेंगे। विनियोग अनामत है 20,000 पर। उसके लिए उसका समाज देखना पड़ेगा कि विनियोगों की बाजार कीमत 52,000 है जो बही में लिखनी है। विनियोगों की कीमत कितनी है? 52,000 बही में लिखनी है। तो देखेंगे हम विनियोग हमारे पास है कितने के आर्थिक चिट्ठे में? 60,000 के। अगर 52,000 गिनने हैं तो कितने की कमी होनी चाहिए? 8,000। तो 60,000 में से 52,000 के 8,000 की कमी करेंगे, माइनस करेंगे। नुकसान तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार नहीं करेंगे। पहले अनामत दिया है तो अनामत में से घटाएंगे। विनियोग अनामत है कितने का? 20,000। तो हमारे पास पूंजी खाते के जमा पक्ष में विनियोग अनामत जब लिखते हैं तब जो 20,000 उसमें 60,000 घटा देंगे जो कमी हुई उसे। तो 20,000 में से 8,000 घटाने पर बचे 12,000। 12,000 को दोनों में बांट दो तो क्या आएगा? 6,000, 4,000 और 2,000। आगे विनियोग अनामत की एंट्री रख दी। कारीगर मुआवजा अनामत 15,000 पर उसका भी एक समायोजन दिया है कि कारीगर मुआवजा अनामत का 18,000 का दावा मंजूर रखा है जब पूरा अनामत ही 15,000 है। अगर हम पूंजी खाते जमा में लिखना भी चाहे तो अनामत 15,000 में से 18,000 घटाओ तो -3,000 आए। तो -3,000 उसे पुनः मूल्यांकन खाते उधार करेंगे कि कारीगर मुआवजा अनामत 15,000 - 18,000। यहाँ -3,000 आ रहा था, नुकसान था, इसे उसे पुनः मूल्यांकन खाते क्या किया? उधार। और दावा दायित्व में आएगा पूंजी दायित्व में दूसरी एंट्री करेंगे कारीगर अकस्मात का दावा 18,000 का। बराबर। तो ये 18,000 की 2 एंट्री हुई। एक तो अनामत में से क्या कर दिया? माइनस, बचे 3,000 नुकसान हुआ और भी तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार किया और दावा दायित्व में लिखा। बराबर है। आगे कारीगर लाभ भाग फंड 35,000। कारीगर लाभ भाग फंड दायित्व पूंजी दायित्व में लिखेंगे कारीगर लाभ भाग फंड 35,000। उसके बाद है कारीगर बचत खाता 40,000। दायित्व में लिखेंगे कारीगर बचत खाता 40,000। फिर लेनदार 23,000 है तो लेनदार दायित्व में लिखेंगे लेनदार 23,000। इस प्रकार में सभी एंट्रियाँ रख दिए। हम आते फर्स्ट समायोजन की और फर्स्ट समायोजन में उन्होंने कहा मीत अपने लाभ में से 1/8 भाग, जबकि नील अपने भाग में से 1/24 भाग हीर के पक्ष में त्याग करेगा। तो ये त्याग ही दे दिया है सीधा। में से शब्द है तो ये डायरेक्ट त्याग होता है। अब का होता
तो अपने भाग से गुणा करते हैं। तो लिखा मैंने यहाँ पे प्रवेश h का हुआ, अपने भाग में से शब्द है तो त्याग ही दिया है। कौन कितना दे रहा है? तो मीत 1/8 भाग, माने मीत जो है वो 1/8 भाग और नील जो है वो 1/24 भाग। तो नील जो है 1/24 भाग, इसका जे कोई त्याग करता नहीं है। सबसे पहले तो ये 24 और ये 8 इनका हर समान करते हैं। हर समान करने पर यहाँ 8 को 24 लाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 8 तिया 24 डैश 1/24। तो यहाँ m का 3/24 और n का कितना है 1/24 बराबर है। त्याग मिला हमें, तो इस पर से मैं h का भाग मिल जाएगा। इन दोनों का कुल त्याग करेंगे तो h का भाग मिलेगा। इसका 3/24 1/24 टोटल कितना हुआ 4/24। छोटा रूप करेंगे तो 4 एकम 4 4 छंग 24 मान 1/6 होगा h का भाग। h का भाग कितना होगा 1/6। आगे h का भाग निकालने का पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 का किया, 60,000 किया। हीर अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी। हीर अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाती है। हीर कौन? नई साझेदार। अगर नई साझेदार रोकड़ में ख्याति लाए तो आप तो जानते ही हो कि रोकड़ खाते उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते जमा और ख्याति का प्रीमियम खाते उधार, पुराने साझेदार के मुंजी खाते जमा त्याग के अनुपात में। तो यहाँ त्याग किसका किसका दिया है? मीत का और एन का ही दिया है। तो सबसे पहले पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन जो है उसको नए साझेदार से गुणा करेंगे। नया साझेदार कौन था? एच, और एच का भाग कितना मिला 1/6। तो लिखेंगे हम यहाँ पे एच के भाग की ख्याति। तो एच के भाग की जब ख्याति लिखेंगे टोटल कितने रुपए हैं यहाँ पे 60,000 पेड़ी के मूल्यांकन। तो पेड़ी के मूल्यांकन में 60,000, उसमें एच का भाग कितना था हमारे पास 1/6। तो गुणा 1/6 करेंगे तो 7 रूप दिया। तो एच के भाग की ख्याति कितनी आई 10,000। इसका 10,000 की ख्याति रोकड़ में लाएगी तो क्या एंट्री होगी? रोकड़ खाते उधार 10,000, ख्याति के प्रीमियम खाते जमा और ख्याति के प्रीमियम खाते उधार। और त्याग वाले कौन साझेदार है? एम खाते से और एन खाते से पुराने अनुपात में, त्याग के अनुपात में। त्याग का अनुपात क्या था? 3:1। तो 10,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 7500 2500 आएंगे। इनकी खतौनी करते हैं। रोकड़ खाते उधार पक्ष में लिखेंगे 10,000, लिखेंगे खाते के प्रीमियम खाते। तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में लिखा ख्याति के प्रीमियम खाते 10,000 और ख्याति के प्रीमियम की खतौनी होगी एम और एन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते। एम में 7500 एन में 2500। जमा पक्ष में एम में 7500 और एन में 2500 लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते। बराबर है। ये ख्याति की एंट्री हो गई। आगे की एंट्री देखते हैं। विनियोगों की बाजा कीमत 52,000 है, जिसकी हमने एंट्री देखता हो। यहाँ पे हमारे पास विनियोग कितने के थे? 60,000 के। 52,000 के 60,000 हमने कमी किए थे और अनामत में विनियोग अनामत में से क्या कर दिया? 60,000 माइनस करके फिर बांटे थे। बराबर, एंट्री दे दी हमने। कारीगर मुआवजा 18,000 का दावा की भी हमने एंट्री दी। कारीगर मुआवजा दावा में हमने ऐसा किया था कि ऊपर हमारे पास अनामत कितने की है? 15,000 की। 15,000 में 18,000 गए तो -3,000 पुनः मूल्यांकन खाते उधार किया और 18,000 की डबल एंट्री दी पूंजी दायित्व में। 5वां समायोजन, यंत्रों की बाजा कीमत 60,000 है। यंत्रों की बाजा कीमत कितनी है? 60,000 है। तो यंत्र हमारे पास है कितने के देखते हैं। हमारे पास यंत्र 80,000 के हैं। अगर कीमत 60,000 होती है तो 20,000 की क्या होगी? कमी माइनस करेंगे 20,000 कमी। नुकसान होने से पुनः मूल्यांकन खाते उधार करेंगे, यंत्र खाते 20,000। आगे मकान की कीमत 126 है। तो मकान हमारे पास यहाँ पे कितने 1 लाख है। अगर 26 होता है तो प्लस करेंगे वृद्धि 26, तो टोटल होगा 1,26,000। वृद्धि होने से लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे मकान खाते 26,000। मकान खाते 26,000। आगे हीर पूंजी में 50,000 रोकड़ लाएगी। अगर हीर पूंजी लाएगी तो रोकड़ आती है तो मैं ऐसे एंट्री करते ज़्यादातर कि रोकड़ आएगी तो रोकड़ खाते उधार। कौन लाया पैसा? एच। तो एच के पूंजी खाते से कितना पैसा लाई वो? 50,000। तो हम भी लिखेंगे यहाँ पे 50,000। इसकी खतौनी करो। रोकड़ खाते उधार में लिखेंगे 50,000, नाम लिखेंगे एच के पूंजी खाते और एच के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे 50,000, नाम लिखेंगे रोकड़ खाते। बराबर। हमने 1 से 6 समाज लिख दिए। 7वां देखते हैं। हीर की पूंजी को आधार मानकर अन्य साझेदार की पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है। तो पहले तो नया लाभ हानि का प्रमाण देखते हैं, फिर 7वें समायोजन में आते हैं। तो नया लाभ हानि का अनुपात कैसे मिलेगा? हमारे पास त्याग तो है ही और पुराना भी है। तो नया लाभ हानि का भाग कैसे मिलेगा? नया भाग इसी को पुराना भाग में से त्याग घटा दो। पुराने में से त्याग घटाएंगे तो नया अनुपात मिलेगा। जैसे एम का पुराना भाग कितना है? 3/6 माइनस त्याग। तो एम का त्याग कितना आया था? 3/24।
सादुल दिया तो कितना है 54/144, जिसको हमने 3 से भाग दिया है छोटा रूप करने के लिए, तो 18 और 48 आएंगे। चलो जे ने कितना त्याग किया, जे का पुराना भाग कितना है 2/6, उसका कोई त्याग नहीं है तो 0, इसका 2/6 तो आएंगे ही। और मुझे हर समान करना है तो यहाँ 48 है, तो 48 लाने के लिए मैं कितने से गुणा करूँगा 8 से, तो ऊपर नीचे 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 6 48 बराबर। ठीक, वैसे n का पुराना भाग 1/6 और त्याग है 1/24, तो लिखेंगे 1/6 माइनस 1/24 सादु रूप दिया तो 18/144 छोटा रूप करने के लिए 3 से भागा 6/48 आएंगे। जबकि h का भाग तो ऑलरेडी नया ही भाग था 1/6, तो 4/24 था ना, 4/24 का आधा किया 1/6, मतलब छोटा रूप किया 1/6, सब में 48 है, यहाँ 48 आने के लिए कितने से गुणा करेंगे 8 से, तो ऊपर नीचे 8 से गुणा किया 8 1 8 6 48 8/48। इसका हमारा नया अनुपात जो है बराबर, नया भाग है AM M J N H, इन सब का क्या आएगा, इसका 18 16 6 और 8 बराबर। M का 18 है, J का 16 है, N का 6 है और H का 8, और 18 16 6 8, तो लिखा हमने यहाँ पे 18 16 6 और 8। इसका आधा कर दिया तो 18 के आधे 9, 16 के आधे 8, 6 के आधे 3, 8 के आधे 4, मान इसका दिया हुआ 9 8 3 4, 4 और 3 7 और 8 15 और 9 24, सबके अपन में कितने आएंगे तो 24 है कि नहीं। अब इस ये नया अनुपात का हमें करना क्या है, तो उसने कहा है लास्ट समाज में कि हीर की पूंजी को आधार मानकर, हीर की पूंजी को आधार मानकर अन्य साझेदार जो है वो पूंजी नए लाभ आने के प्रमाण में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एच की पूंजी को आधार मानना है और अन्य साझेदार अपनी पूंजी नए लाभ आने के प्रमाण में रखनी है। माना कि हीर का भाग कितना है, नया भाग है 4/24, तो हीर का भाग 4/24 पर हीर की पूंजी कितनी थी, तो हीर कितनी पूंजी लाई थी, बुक में लिखा है कि हीर पूंजी के रूप में 50,000 लाई थी। इसका अर्थ ये है कि हीर का भाग कितना था 4/24, यानी 4/24 पे हीर पूंजी 50,000 ला रही है। टोटल पीढ़ी नई पीढ़ी का भाग कितना होगा, एक पर कितना, तो सादु रूप दिया हमने तो कितना आया 3 लाख, इसका पीढ़ी की पूंजी 3 लाख है। जो हमें उन्होंने कहा है कि अन्य साझेदार की पूंजी कौन से अनुपात में रखनी है, नए लाभ आने के अनुपात में। इसका अर्थ ये है, नया भाग तो अभी नहीं कहा था 9/24, तो 9/24 फिर कितना था 8/24 3/24, 8/24 3/24, इसका तो था ही 4/24 पे 50,000, सबका 3 लाख का 9/24 भाग करेंगे तो 1,12,500, 3 लाख 8/24 करेंगे तो 1 लाख, 3 लाख का कितना करेंगे 37,500 और 3 लाख का 4/24 करेंगे तो 50,000। ये पीढ़ी की जो पूंजी है वो कौन सी होनी चाहिए, अंतिम पूंजी होगी। आप जानते हो कि अंतिम पूंजी कहाँ लिखते हैं, पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे, शेष लिखेंगे हम, शेष आगे ले गए, कितनी है 1,12,500 1 लाख, तो लिखा हमने 1,12,500 1 लाख, फिर कितनी थी 37,500 और 50,000, तो लिखा हमने 37,500 और 50,000 बराबर है। अभी हमने सभी समाधान सॉल्व कर दिए, खाता बंद करते हैं। ये 26,000 डिफरेंस निकला 3,000, ये लाभ हुआ, पूंजी पुनः मूल्यांकन खाते उधार है तो पूंजी खाते क्या होगा जमा बराबर। अब हम पहले एम का खाता बंद करते हैं, तो एम का टोटल करेंगे तो ये ज़्यादा आ रहा है 1,21 में से 1,12,500 गए तो बचे 8,500, डिफरेंस को कहाँ ले जाना है, तो उससे कहा है कि असर रोकड़ खाते देनी है, कहाँ लिख देनी है, आवश्यक असर रोकड़ खाते में, तो 8,500 के सामने लिखेंगे रोकड़ खाते बराबर। जे का इसका टोटल 1 लाख हो रहा है, जबकि इसका कम हो रहा है तो 1 लाख लिखेंगे, यहाँ 1 लाख लिखेंगे और 1 लाख में से ये सब रकम घटाने पर डिफरेंस निकलेगा 16,000, जिसको भी कहाँ ले जाएंगे रोकड़ खाते में। फिर एन का आते निकालते हैं, एन का ये टोटल ज़्यादा आ रहा है 57,000 में 37,500 का तो बचे कितने 19,500, इसको भी कहाँ ले जाएंगे रोकड़ खाते बराबर है। जबकि एच का खाता 50,000 का था और 50,000 बंद हो जाता है। अब ये पूंजी खाते उधार में जो एंट्रियाँ है वो रोकड़ खाते क्या होगी जमा, किसके पूंजी खाता है एम और एन, तो पूंजी खाते रोकड़ खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे पूंजी खाता एम जे का, एम के में 8,500 और एम में 8,500 और एन है दूसरा नाम, तो एन लिखेंगे, एन में कितने हैं 19,500, तो एम में 8,500 और एन में 19,500, टोटल कितने हुए 28,000। जबकि जे का टोटल ज़्यादा, जे का इस पक्ष में जमा पक्ष में डिफरेंस निकला है, तो जमा की एंट्री उधार में जाएगी, तो जे के पूंजी खाते कितने लिखेंगे हम 16,000, रोकड़ खाते उधार में लिखेंगे जे के पूंजी खाते 16,000 बराबर। इस प्रकार हमने पूंजी खाता बंद किया और जो सबकी शेष जो शेष आगे ले गए, पूंजी दायित्व में लिखेंगे पूंजी खाता एम जे एन एच 1,12,500 1,37,500 50,000,
1,12,500, 1,37,550 टोटल सबका लिखा। टुकड़ा खाता बंद करेंगे 1,02,000, 1,02,000 में 28,000 गए तो बचे 74,000। इन 74,000 को कहेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। यहाँ रोकड़ हमारी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में लिखेंगे संपत्ति ले गए, मैं रोकड़ खाता 74,000, तो 74,000 लास्ट में दोनों पक्ष टोटल करेंगे तो समान आएगा 4,16,000, 4,16,000। इस प्रकार आपका ये पुनः मूल्यांकन खाता हुआ बेटा। ये साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ खाता, पक्की तलपट। आवश्यक गणना एच के भाग तक की, नए लाभ आने के अनुपात की, ख्याति रोकड़ में लाया उसकी, और अंतिम पूंजी की। बराबर बेटा। इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 5 के सभी प्रकार के बड़े सवाल पूरे हो गए। कल हम इसकी थियरी का अध्ययन करेंगे। बराबर। थियरी और दोनों इकट्ठा होकर 9 मार्क्स का आता है, तो सभी लोग खास ध्यान दें। 8 मार्क्स का सवाल, 1 मार्क्स की थियरी, टोटल 9 मार्क्स का आएगा। ओके, सभी को जय माता दी।